अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबीहा बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे NA 75 डस्का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने के हुक्म को बरकरार रखा गया है। PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब करवाने में नाकाम रही है, शफाफ इंतखाब कराने में। तो अभी जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी शफाफ हो जाएंगे? क्या इस बात को यकीनी बनाया जाएगा और किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, इसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर कुछ बात करेंगे कि चीनी और कपास की दरामद का मामला है और पाकिस्तान के इंडिया से तजारती ताल्लुकात की बहाली के फैसले को मौखर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तजारत मुमकिन नहीं है। पहले फैसला कर लिया गया, उसको पब्लिक भी कर दिया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर मामला फहमी की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो देख सकें कि किस तरह का रद्द अमल आएगा? पहले ऐलान कर दिया जाता है और फिर फैसलों को वापस ले लिया जाता है। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या मामलात हैं। अभी प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी इमरान सोहेल, और हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन ज़ीशान अली, हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन ताहिर महमूद और सीनियर तजिया नगार अफजल बेग साहब। तीनों मेहमान हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में इमरान सोहेल की जानिब आना चाहूंगी। इमरान, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है और दोबारा से 10 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाएगा। अब इस बात की क्या गारंटी है? कोरोना वायरस की भी सूरत हाल है और मामलात उसी तरह के हैं, पार्टियां तो वही हैं, तो अब क्या गारंटी है कि इलेक्शन शफाफ हो जाएगा और जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? देखिए, गारंटी के ऊपर ये समाअत नहीं हुई थी। समाअत तो हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि जो 20 पोलिंग स्टेशन का फैसला लेट आया था NA 75 का, जिसपे अभाम था, और जो पटिशन दायर की थी नून लीग ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन में कि उन्हें खदशात है कि यहाँ पर धांधली हुई है और यहाँ पर रिजल्ट लेट आए हैं, जो ROs हैं वही नहीं पहुँचे, तो उसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया था कि इस तरह का गैर मुनज़्ज़म इलेक्शन कॉन्टैक्ट करवाया गया। उस इलेक्शन के दौरान जो ज़िले इंतज़ामिया थी, पुलिस थी, मुतल्लिका अफसरान थे, इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, उन्होंने उस तरह से इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट सही तरह से नहीं करवाया। तो वो खदशात सुने इलेक्शन कमीशन के एक कमीशन ने, और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये इलेक्शन जो है वो री इलेक्शन होगा। उस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन करवाने में मौजूदा जो इंतज़ामिया थी वो नाकाम रही। फिर उसी फैसले को जब अरशद मली लेके गए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई, उस पटिशन को सुना गया और उन तमाम शवाहिद जो इलेक्शन कमीशन से मांगे गए, फिर अरशद मली से मांगे गए, और अरशद मली कहते वो तो थे ठीक है, सिर्फ जो भी मामलात जी हुए, जी आज जो फैसला आ गया है उसके मुताबिक अब 10 तारीख को ही दस्का में दोबारा पूरे हल्के में बिल्कुल। इलेक्शन होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से धांधली का हमें शोर सुनाई नहीं देगा और इलेक्शन शफाफ होगा? अच्छा, पहली बात तो ये कि कहा कि 10 अप्रैल को इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 10 अप्रैल को री इलेक्शन होंगे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है कोरोना की, इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ठीक क्या इलेक्शन होगा। ठीक है। और दूसरी बात आपने पूछी थी, जो आम बात थी कि ये क्या बाइद है कि यहाँ पर इलेक्शन शफाफ तरीके से हो। सिक्योरिटी के मामला है, सिक्योरिटी के मामला के ऊपर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही कह दिया है उनको, रेंजर्स को, कि ये इलेक्शन जो है वो रेंजर्स की निगरानी में होंगे, और जिन जिन इलाकों इलेक्शन को शफाफ करवाने के लिए रेंजर्स या फौज को तैनात किया जाएगा। तैनात किया जाएगा, ठीक लेकिन है, ये भी गारंटी नहीं है। ठीक है। इसी सवाल को ताहिर महमूद साहब की जानिब लेके आना चाहूंगी। ताहिर महमूद साहब, जरा ये बताइएगा कि थर्ड एम्पायर का हमें शोर तो बहुत सुनाई देता है कि थर्ड एम्पायर की इन्वॉल्वमेंट से इलेक्शन खराब हो जाते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन शफाफ बनाने का मामला आता है तो हमें उन्हीं की जरूरत पड़ जाती है, उन्हीं को तैनात करना पड़ता है, उन्हीं को लगाना पड़ता है कि हमारे इलेक्शन शफाफ करा दें। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल कबीरा, आप ठीक कह रही हैं, ये खुला तेजाद है। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि जिस इलेक्शन कमीशन के बैनर तले ये NA 75 दस्का का इलेक्शन हुआ था, अगर दोबारा उसी इलेक्शन कमीशन के बैनर तले ये इलेक्शन होता है तो इसकी की क्या गारंटी है कि इलेक्शन फिर फेयर होगा या शफाफ होगा? जैसा कि अभी आप पहले इमरान साहब से ये बात पूछ रही थी, इस चीज की क्या गारंटी है? इन्होंने क्या गारंटी दी कोर्ट में, आला अदलिया में इन्होंने क्या गारंटी दी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? और
सबसे जो जरूरी बात है जो मैं ये करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला दे दिया। ये रिमार्क दिए थे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। अगर इलेक्शन कमीशन इंतजामिया को सुनता है और उसके बाद ये फैसला करता है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए और हल्के में हालात खराब थे, ये भी एक हकीकत है, बिल्कुल खराब थे, तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि जिन बंदों ने खराब हालात की वीडियोस बनाई हैं वो अपलोड की है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, हर जगह पे वो वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने इस चीज की कोई वीडियो नहीं बनाई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिनको गाइड किया गया वो कौन ले गया, उनको किस गाड़ी में लेके गया, कहाँ पे उनको पूरी रात रखा गया, उसके बाद वो अगले दिन वो आते हैं, वो हाजिर होते हैं, उनको कौन ले गया, क्या इस चीज का कोई सबूत नहीं है। जो लोग दूसरी चीजों की तमाम वीडियोस दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, ये देखें जी ये फलां थैला लेके भाग रहा है, ये देखें ये फलां थैला लेके इधर को भाग रहा है, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वाले थैले लेके भाग रहे हैं, बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे हैं पूरे के पूरे, और जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कारकुन ये पूरे थैले के थैले और पूरे बैग के बैग लेके भाग रहे हैं। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, ये सारी वीडियो तो ताहिर महमूद साहब, ये जो प्रिजाइडिंग अफसर, ठीक है ताहिर महमूद साहब, ये तो पार्टियां हमेशा से इल्जाम लगाती हैं और शायद जो हमारी सियासत है जिस तरह की हमेशा आगे भी लगाती ही रहेंगी, मगर जो हमारे इदारे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिसीजन भी आया है उसकी रोशनी में भी अगर देखा जाए तो हमारे इदारे बिल्कुल फेल नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि आइंदा का इलेक्शन शफाफ हो सकता है? देखिए ये इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, ये तो एक बात तो क्लियर है, कभी भी इनके खिलाफ इनके अगेंस्ट फैसला नहीं आ सकता था। मिर्जा साहब बहुत सारे फैसले आए हैं, अगर देखें तो बहुत सारे फैसले आ चुके हैं। जी जी मिर्जा साहब बताइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था वही उसी फैसले को इन्होंने बरकरार रखना था, लेकिन इनको कम से कम ये तो चाहिए था कि इनसे कोई गारंटी ले लेते कि इस चीज की क्या गारंटी है कि आइंदा ये नहीं होगा। ठीक है, गारंटी ले लेते कि आइंदा ये नहीं होगा। ठीक है, इसी सवाल को लेकर चलते हैं जीशान की जानिब। जीशान ये बताइएगा कि इमरान तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होना भी एक बहुत बड़ा अभी सवालिया निशान है, फिर ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं कि पहले गारंटी ले लेनी चाहिए थी कि किस तरह से इसको शफाफ बनाया जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पहले नंबर पे स्पीकर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि फिलहाल जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या वो इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जिस तरह इमरान ने भी जिक्र किया, जो पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल है, गवर्नमेंट इस्लामाबाद तकरीबन हाफ इस्लामाबाद को बंद कर चुकी है, लाहौर में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को बंद करने की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ कारोबारी जो मराकिज हैं उन्हें खोला जा रहा है, उनकी भी एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उन्हें कि आप इस दौरान खोलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर सिर्फ ये गरीब आवाम के लिए कोविड-19 बीमारी है तो फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इनकी रैलियां भी होंगी, इनके जलसे भी होंगे, इनके खिताब भी होंगे, इनकी तकरीबें भी होंगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोरोना की सूरत हाल के अंदर इनको इलेक्शन की सरगर्मियों की इजाजत दे दी जाएगी? काइंडली मेरी जरा ना बात पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद आप मेरे से नहीं, तो आपकी बात से ही मेरा सवाल भी निकलता है, आपकी बात से ही सवाल भी निकलता है कि इलेक्शन की सरगर्मियों की इजाजत मिल जाएगी कोरोना की सूरत हाल के अंदर? आप ना मेरा जो क्वेश्चन है ना उसे नोट कर लीजिए, बाद में आप कर लीजिएगा, नहीं तो बात जो मेरे माइंड में है वो स्किप हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपसे मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें इस सूरत हाल में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए थे। दूसरे नंबर पे बात रही अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा सकता है? आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेक्शन कमीशन को एक अहकाम जारी किए थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक के जरिए वोटिंग करवाएं अगर हमारे पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज मौजूद हैं। फवाद चौधरी का भी उस पर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद चौधरी ने कहा था कि हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है, अगर इलेक्शन कमीशन करवाना चाहे तो हम इस तरीके से करवा कर धांधली को रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद उन्हें दोबारा से कहा गया कि जी NA-75 में दोबारा सारे हल्कों में इलेक्शन होंगे, तो इनके पास अच्छा खासा टाइम था, ये दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोट करवा कर धांधली को खत्म करवा सकते थे। बदकिस्मती से शायद हमारे इदारे ही धांधली रोकना नहीं चाह रहे,
इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है शायद वो अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे कि वो अपनी तरफ से साफ और शफाफ होके आगे दिखा सके। अब अगर बिलफर्ज NA 75 में मुस्लिम लीग नून हार जाती है, पिछली दफा की तरफ बुरी तरह से हारती है, तो क्या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून इसे एक्सेप्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। वो तो फिर धांधली का रोना रोने लग पड़ेगी जी प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को अगवा कर लिया गया, वो इधर भाग गए, पेपर्स फाड़ दिए गए, बैलेट पेपर नहीं मिल रहे। वो सारा कुछ जो ड्रामेबाजियां हम पाकिस्तान की सियासत में शुरू से देखते आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं लेकर आएंगे हम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। और ये रोना इस तरह ही रोता जाएगा। जो पार्टी हारेगी वो यही रोना रोएगी कि हमारे साथ धांधली हुई है, जीतने वाली पार्टी कहेगी हम जीते हैं। ठीक है, यही रोना चलता रहेगा। ठीक है, इस हवाले से आपसे मजीद भी सवाल लेंगे, लेकिन अभी अफजल बेग साहब की जानिब जाना चाहूंगी। अफजल बेग साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है, क्या लगता है आपको, किसके बयानिए की जीत हो गई और किसका बयानिया हार गया? अफजल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, इमरान आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुस्लिम लीग नून इसको अपनी फतह करार दे रही है। मरियम बीवी की जानिब से भी जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने शाबाश दी अपने कारकुनों को और कहा कि हमारे बयानिए की जीत हो गई है और डाकू और लुटेरे उनकी वो साबित हो गया कि वो झूठे हैं और धांधली करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है इसे अपनी फतह करार दे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन हो। और PTI जो है वो कह रही है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो अब आप बताइए कि ये किसकी जीत हो गई और किसकी हार होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह के ताहिर साहब बता रहे थे कि जो बड़ा इदारा, मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा किया कि उन्होंने जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये अक्सर उसी तरह रखना था और बदलना नहीं था। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात मुख्तलिफ है। अगर उसी तरह से करना होता तो शायद पहले दिन ही अरशद मलिक की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया जाता और कहा जाता कि नहीं, इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा वैसे ही होंगे। मेरा ख्याल है कि अब सिचुएशन इस तरह से है कि फ़ायदा दोनों जमातों को हो सकता है। जो जो लूप होल्स रह गए थे इलेक्शन लड़ने की, जो टेक्निक्स थी, कहाँ कहाँ उन्होंने जो जो भी स्ट्रेटजी अपनी लेनी थी, किन वोटर्स को निकाल पाए, किन वोटर्स को नहीं निकाल पाए, ये स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल होगा। और लगता है कि जब शेर जख्मी होता है, मैं एक शेर की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अब दोनों के लिए अना की जंग होगी। ये हार और जीत के ऊपर बात खत्म नहीं हो रही है। अब तो PTI के लिए ये साबित करना कि वो पहले जीते थे और अगर वो दोबारा भी जीतते हैं तो वो फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर ये दोबारा जीत गए हैं तो इसका मतलब है इनकी जीत को रोका गया था। अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो वो ये कहेगी, वो भी एक सवालिया निशान लेके आएगी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर। जो आपकी बात से मैंने अखज़ किया वो ये कि ज्यादा तेज होंगी सरगर्मियां और हर कोई जीतने की कोशिश करेगा, मगर जिस तरह से हम सूरत हाल बनती देख रहे हैं, कोरोना के हवाले से भी रोज के केसेस में इजाफा हो रहा है, तीसरी लहर को खतरनाक और ज्यादा शिद्दत वाली करार दिया जा रहा है, सब कुछ बंद हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। तो अगर इलेक्शन की सरगर्मियों की इजाजत होती है, उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जलसे हो रहे हैं, वहां पर कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तो फिर बाकी मुल्क के अंदर लॉकडाउन का क्या फायदा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि लग नहीं रहा कि इलेक्शन होगा। आज अगर अरशद मलिक साहब का अगर आप सोशल मीडिया पर बयान देखें तो उन्होंने बातों ही बातों में एक बात कही कि इलेक्शन आज हो, इलेक्शन कल हो, 10 को हो या रमजान के बाद हो। अच्छा। उन्होंने इशारा कर दिया है। वो इलेक्शन कमीशन के साथ भी ऑन टच है, ऑब्वियसली वो एक उम्मीदवार हैं और उन्हें पता है कि उन्हें वोटर लिस्टें लेनी है, उन्हें कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस बनाए जाने हैं, उन सारी चीजों की उन्होंने लिस्ट लेनी है और उन्हें तैयारी भी करनी है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख आगे कर सकता है? 100%। मैं आपको आज ये खबर दे रहा हूँ, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपने तजिए से खबर देता हूँ कि ये इलेक्शन 10 तारीख को शायद ना हो। यहाँ पर एक बात ये भी आती है, देखिए अगर गवर्नमेंट कोविड को लेकर पाकिस्तान में पाबंदियां लगा रही है, बकौल गवर्नमेंट के कि अवाम की हिफाजत इसी में है कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक गवर्नमेंट के खुद जो मेंबरान हैं वो इस चीज पर अमल नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज पर अमल करेगी? ये तो खैर पॉइंट कोरोना के हवाले से आ जाएगा ना कि वो अगर इसी तरफ ही मैं आ रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपको कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको छोटे छोटे जलसे करने पड़ते हैं, इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ती है, आपको एक दिन पहले तक इजाजत तो होती है ना कि आप इलेक्शन सरगर्मियां करें। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि शायद
ये जो इदारे हैं तो गवर्नमेंट के इदारे ना, एक रियासत के अंदर आते हैं ना, तो ये रियासत के अंदर इदारे खुद सोचेंगे कि यार हालात क्या हैं और क्या ये करना आसान होगा। अगर अल्लाह ना करे इस इलेक्शन में से कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं और एक स्प्रेड सा बन जाता है, क्योंकि इलेक्शन पूरे हल्के में है, कहां से कहां बात चली जाती है, खतरा मोल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से ताहिर महमूद साहब, इमरान साहब तो खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज आप मेरी बात लिख लें, ये इलेक्शन 10 तारीख को नहीं होगा, ये आगे जाने वाला। देखिए सबसे गुजारिश ये है कि इमरान साहब हमारे सीनियर भी हैं, मोहतरम भी हैं, इनकी खबर 100% ठीक भी हो सकती है। मेरा एक अपना तजरिया है, उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई इस चीज पे एतराज उठाता है तो ये हुकूमती इदारे जो हैं ये इस चीज की पाबंदी लगा देंगे कि इलेक्शन 10 अप्रैल को ही होंगे, लेकिन एसओपी को मद्देनजर रखते हुए होंगे। हर जो वोटर मिर्जा साहब बात तो सुने, आज जब गवर्नमेंट ने छोटी से छोटी तकरीब पर पाबंदी लगा दी है तो किस तरह से ये मुमकिन है? इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं इस चीज पे, अगर सारा कुछ हो जाता है तो फिर स्कूल के बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है ताहिर साहब, ताहिर साहब, इमरान साहब की बात दुरुस्त है कि छोटी से छोटी तकरीब पर भी पाबंदी आयद है, स्कूलों पे पाबंदी, तालीम एक बहुत, पेपर नहीं दे सकते, बिल्कुल तमाम चीजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन का मामला है, फिर री इलेक्शन होने जा रहा है हल्के के अंदर, वो हल्का जो मुतनाज़े है, वहां पर आप कैसे गैदरिंग, और फिर आपको पता है वहां पर हाथ करीब करके आपको अंगूठे पे निशान लगाना पड़ता है स्याही के साथ। अभी मेरे भाई ने बात की है कि इलेक्शन कैंपेन की जरूरत होती है। मैं नहीं समझता कि ये जितना वावेला हो चुका है, जहाँ तक ये बात हर कैंडिडेट का पहुंच चुकी है, हर कैंडिडेट का हक है, कैंपेन की जरूरत रह गई है, ये तो पूरी राइट है। मुझे ये बताएं काइंडली, मुझे ये बताएं NA-75 के बारे में आज इन 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर लोग जितना जान चुके हैं, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। मिर्जा साहब वो बात अलग है, देखो एनवायरमेंट, इलेक्शन एनवायरमेंट बनाना पड़ता है या नहीं पड़ता? इलेक्शन खुद इतराफ किया इस चीज का, ये री इलेक्शन क्यों हुआ था बता दें? उनको तो पहले जानता कोई नहीं, पहले तो ये बताया ना, पता ही नहीं था कि मलिक साहब हैं कौन। अच्छा चलिए ये बताएं कि क्या इलेक्शन जब हुआ तो एक कैंडिडेट के फौत होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा इलेक्शन करवाओ, ऐसे ही हुआ ना 40 दिन के अंदर अंदर। तो जब सीट खाली थी तो इलेक्शन हुआ, तो अब भी तो यहाँ पर री इलेक्शन ही हो रहा है ना, पहले भी री इलेक्शन हुआ, अब भी री इलेक्शन हो रहा है। तो री इलेक्शन के लिए हर उम्मीदवार का हक है कि वो उसके ऊपर कंपेन कर सके। लोगों को नहीं बताएगा क्या वो कि यार पिछली दफा वोट इस तरह डाले थे, हमारे बंदे कम निकले थे, अब ज्यादा निकालने हैं, तो उसके लिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। देखिए ये मुल्क जो है, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ये इलेक्शन का अमल पता नहीं कितनी दहाइयों से चल रहा है हमारे मुल्क में। हर बंदे को पता है वोट कैसे डालना है, स्टैंप कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आपको लगता है कि एसओपीज के नाम के ऊपर स्टैंप लगा देंगे, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा। वो तो एक मुजद्दा केस का काम है, एमएनएस को नहीं पता कि स्टैंप कहाँ लगानी है। ठीक है, मैंने आगे भी बढ़ना, जरूरत ही नहीं है। ठीक है ताहिर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि एसओपीज के तहत होगा, लेकिन इजाजत दे दी जाएगी सरगर्मियों की। लेकिन ये भी एक मामला है कि उन एसओपीज को हम लोग किस तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर इतनी जबरदस्ती होती है तब भी हम बाहर जाके देखते हैं कि कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे होते, तो ये तो फिर एक मुतनाज़ इलेक्शन का मामला है। छोटी सी बात, जी बताइए। आपको चिंची रक्षों में 6 बंदे बिठाने की इजाजत नहीं है, आपको वैगन में बंदे बिठाने की इजाजत नहीं है, तो कैसे भर भर के आप वोटर लाएंगे? बिल्कुल, मुतनाज़ इलेक्शन किस तरह से उसके अंदर एसओपीज को अपनाया जा सकता है, ये सवाल है। ठीक है, मैं ज़ीशान आपकी जाने भी आ रही हूँ, बाहर हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें जरा, मुझे 1-2 मिनट दे दें काइंडली। मैं इस वक्त आउट ऑफ सिटी हूँ, शहर से बाहर हूँ। आप इस शहर की सूरत हाल आके देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे, कौन से भाई एसओपीज, वो अलग बात है, कौन से रिक्शे में 6 लोग बिठाने। ठीक है ताहिर साहब, मैंने ज़ीशान की तरफ जाना है, ज़ीशान का पॉइंट आने दें। जी ज़ीशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ताहिर साहब की बात के ऊपर उनका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ताहिर साहब ने कहा कि NA-75 में लोगों को काफी पता चल चुका हुआ है, पहले भी इलेक्शन हुए, अब दोबारा फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो लोगों को पता चल चुका हुआ है कि इलेक्शन होने हैं, वोट कैसे करने हैं, उसके लिए मीटिंग जरूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी बात वैलिड है। लेकिन जहाँ पर लोगों को खरीदा जाता है, उन्हें मंडियों में बुलाना जरूर पड़ता है। वो मंडियों में आएंगे, उनकी बोलियां लगेंगी तो वोटर्स खरीदे जाएंगे। और यही वो मेन वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में जो वोट बिकता है, वो वोट बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही इस मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं। और जहां तक रही बात ये NA-75 में इलेक्शन की, तो आपको लगता है कि ये एसओपीज के जरिए वहां पर इलेक्शन हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे से लिखवा लें, अगर वहां पर एक भी जगह पर एसओपीज के जरिए इलेक्शन हो गया तो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा।
वहाँ पर होना क्या, मैं आपको मेरे भाई निशान भाई, गुजारिश ये है कि एसओपीज की जो एसओपीज पे अमल दरामद किसने करवाना है? हुकूमती इदारों ने करवाना है। पुलिस ने एसओपीज पे अमल मेरी गुजारिश सुनिए जरा प्लीज। एसओपीज पे अमल दरामद करवाना है तो ये इदारों ने करवाना है। एसओपीज पे अमल नहीं करवाना तो इन इदारों ने करवाना है। जब तक ये इदारे ठीक नहीं होंगे एसओपीज पे अमल बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे कोई एसओपीज नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लोग वैसे ही घूम रहे हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे ही होगा? मैं ताहिर साहब वही, मैं आपकी बात से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, और मैं इस चीज से भी आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि हुकूमत का काम है लोगों से एसओपीज पर अमल करवाना। हम स्क्रीन पर बैठकर यही तो कर रहे हैं कि हुकूमत के नुमाइंदे जब तक खुद इस एसओपीज पर अमल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की कभी भी ठीक है भाई, इसके ऊपर एक ठीक है बिल्कुल। देखिए इलेक्शन के दिन मैं, अगर इलेक्शन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक लंबी लंबी लाइनें होनी है, 1 फुट से भी कम, बल्कि आप समझ ले कंधे के साथ कंधा लग। ठीक है ज़ीशान, आपका पॉइंट आ गया कि एसओपीज पर अमल नहीं हो सकता। कोरोना वायरस की सूरत हाल, इसके अंदर देखना है कि इदारे अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से अदा करते हैं। ये बताइएगा, ये सवाल आप तीनों से, और पहले ज़ीशान आपकी जानिब आना चाहूंगी कि पहले तो पीडीएम मुत्तहिद थी, ये एजबी हासिल था डस्का के इलेक्शन में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है, मुस्लिम लीग नून अलग है, तो आपको लगता है कि इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा इस इलेक्शन में? डेफिनेट सी बात है, मुस्लिम लीग नून को एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अपने 2-3 पहले जो प्रोग्राम है उनमें मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के एमपीएस को लिया हुआ था, मेरी उनसे डिस्कस हुई थी इसी बारे के ऊपर। तो आगे से पीपल्स पार्टी के एमपीए ने मुझे जवाब दिया था कि हम आज भी पीडीएम का हिस्सा हैं, हम आज भी पीडीएम के साथ खड़े हुए हैं। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो आंखें बंद करके पीडीएम के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास, बेचारों के पास और ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साइड पे हट जाते हैं तो जो उनकी किसी दौर में एक पावर होती थी, एक अवामी पावर होती थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। वो अपनी पावर को खत्म कर चुके हुए हैं। आपको याद नहीं होगा जब ये सेनेट के इलेक्शन में लीडर ऑफ ओपोजिशन नून लीग ने अपना करना था, लेकिन क्या हुआ, इनमें आपस में फिर फूट पड़ी। पीपल्स पार्टी ने कहा पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी, मुस्लिम लीग नून की हमारे से ऐसी कोई कमिटमेंट हुई नहीं है लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेकर, लिहाजा यूसुफ रजा गिलानी साहब को हम लीडर ऑफ ओपोजिशन करेंगे। ठीक है इमरान, इसके ऊपर आपका पॉइंट भी जल्दी से जरा बता दीजिए, क्योंकि मैंने अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है। जल्दी से अपना पॉइंट दे दें इसके ऊपर। मैं इस पे यही कहूँगा कि पीडीएम के टूटने के बाद शायद पीटीआई को इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इलेक्शन लड़ने के लिए, जितनी ज्यादा मेहनत अब मुस्लिम लीग नून को करनी पड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक सियालकोट में है। उनकी तगड़ी सीटें वहां से निकलती रही हैं। आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक अवान का एक बहुत बड़ा हलका जब वो पीटीआई से थी, जब वो पीपल्स पार्टी से थी, अब वो आ चुकी हैं पीटीआई के अंदर, तो उनका भी वोट बैंक है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट करवाना है, उनकी बड़ी अच्छी वर्थ रही है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन इतना आसान फिर से रह गया है। अगर पीडीएम इकट्ठी होती तो शायद ये इलेक्शन उठाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा इमरान की बात के ऊपर। जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि पीटीआई को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी अगले इलेक्शन के लिए, तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को सियासत का शऊर किसने दिलवाया? इमरान खान साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को शऊर दिलाया कि सियासत है क्या चीज। और अगर ये अब हुकूमत में होते हुए, इक़्तिदार में होते हुए लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लिए इतना आसान होगा इलेक्शन। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। जी ताहिर साहब कहिएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, नुकसान तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इतना नहीं होगा नुकसान। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, इनका अपना वोट बैंक है, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। इनके करतूत जैसे भी रहे हैं, माजी में रहे हैं, हाल फ्यूचर में पता नहीं क्या होंगे, मौजूदा इनके जो करतूत हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन इनका जो वोट बैंक है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने की हुई है, ये पता नहीं कौन से कुक से बिरयानी बनवाते हैं। जो बंदा बिरयानी खाता है वो जाके वो इनके जो इंतखाबी निशान होता है उस पर टप्पा लगाता है जाके। तो गुजारिश ये है कि इनका अपना वोट बैंक भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी नुमाइंदगी कर रही है। पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी। इमरान साहब की बात दुरुस्त है, उनका जो वोट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा, लेकिन पीडीएम के टूटने या ना टूटने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक है। NA 75 ठीक हो गया,
ठीक है, मैंने जरा आपने दूसरे 2018 के इलेक्शन में कितने वोट लिए थे? महज 1000 वोट लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस अगर कोई इलेक्शन जीतता है या हारता है तो इनमें मार्जिन जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। ताहिर साहब, मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वोटर बैंक बहुत ज्यादा है, वो किसी दौर में था। इस टाइम मुस्लिम लीग नून का वोटर बैंक बिल्कुल नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून का वोटर बैंक होता तो मुझे बताइए मुस्लिम लीग नून बैसाखियों पर इस टाइम क्यों खड़ी होती? ठीक है, वोट बैंक अगर होता तो बैसाखियों पे क्यों? ताहिर साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश सुन ले जरा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 23 लाख के करीब 2018 के इलेक्शन में वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 62 लाख के करीब। ठीक है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो गई है। हमें आप तमाम मेहमानों के जवाब आ गए। मैंने जरा अपने अगले मौजू की तरफ जाना है। ठीक है जीशान, मैंने अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ना है। अब चीनी और कपास की दरामद के मामले पर पाकिस्तान के इंडिया से तिजारती जो ताल्लुकात हैं उसका की बहाली का मामला जो है मौखर कर दिया गया है। फिर हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि इन हालात के अंदर भारत से किसी किस्म की तिजारत मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि 2019 में तिजारत को ख़त्म किया गया था, जब कश्मीर की हैसियत को भारत की जानिब से ख़त्म किया गया था। पहले होते थे, तिजारत होती थी, मगर उसके बाद से अब तक, अब जब फैसला आया जो हमारे वजीर खजाना है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया, मगर उसके अगले ही दिन ये फैसला मौखर भी कर दिया गया। इसकी क्या वजह बनी कि काबीना कमेटी के अंदर इस फैसले को मौखर कर दिया गया है? इमरान, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। एक दिन फैसला किया जाता है, दूसरे दिन मौखर कर दिया जाता है, क्या कोई सलाहियत मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो मामला फहमी कर सके, या फिर रद्द अमल को देखते हुए फैसला मौखर कर दिया? अच्छा, आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, क्लैरिकल मिस्टेक। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा क्लैरिकल मिस्टेक्स करते हैं। उनके पास एक, जब उनकी डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिस्ट आती है कि कल काबीना का इजलास है और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अहम निकात उन्हें बताया जाता है, वो कहते हैं लिख दो। और शायद कोरोना में बीमारी की वजह से वो उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाए। जब वो भेजी गई मुतलका वजारतों की जानिब से कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये बहरान आने वाला है, तो उन्होंने वर्बली देखा होगा और वो भेज दिया होगा। और उसी लिए जो नए वजीर ख़जाना आए हैं उन्होंने आने के बाद हमाद अज़हर ने उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैदियों ने सवाल किया गया कि सुना है कि आप चीनी मंगवा रहे हैं भारत से, आप ये जो कपास की चीजें हैं, मतलब धागा वगैरह, ये सब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं। कॉमर्स जो हमारी कॉमर्स के मिनिस्टर इंचार्ज वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान है इस वक्त रियासत में, ये मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है। मैं इस बात को इस तरह से कंफर्म करता हूँ कि जब हमाद अज़हर काबीना के इजलास में, जब ये मीडिया पर खबरें चली तो हमाद अज़हर काबीना के इजलास में शरीक थे, वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये जो चीनी और कपास है ये नहीं मंगवाई जाएगी। क्यों? कि हम भारत से ये चीज़ें मंगवाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये कश्मीर पर तो बहुत बात करते हैं, कश्मीर पर पाबंदियाँ आयद है, वहाँ इंटरनेट सर्विस बंद है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है वहाँ पर। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, जगह सही होगी तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो क्यों इजाज़त दी गई? तो हमाद अज़हर ने कहा कि सर ये आपके कहने पर ही किया गया था। तो वहाँ पर सब लोग बैठे हुए इस बात को सुना, हैरान रह गए। तो इमरान खान साहब ने वो बात सुनी और इसका जवाब नहीं दिया और उसको आगे कर दिया किसी और बात की तरफ। नहीं दे सके तो जीशान, फिर अगर इमरान ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आगे से जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनके अप्रूवल के बाद ही ये काबीना में आया था मामला, तो फिर आपको क्या लगता है कि इस मामले में गलती किसकी हुई? अच्छा देखें, यहाँ पर ना दो चीजें हैं। पहले नंबर पे जिस तरह इमरान ने बात की कि वज़ीर आज़म शायद कोरोना की वजह से वो समरी को पढ़ नहीं सके। देखिए सियासत क्या है? सियासत एक ऐसी चीज है कि आप दिखाते कुछ और हैं और आप करते कुछ और हैं। सियासत वो नहीं है कि आपने एक टिश्यू का डब्बा उठाया, लोगों को दिखाया ये टिश्यू है, तो लोग भी समझ गए हाँ भाई ये टिश्यू है। मुल्क की खरीदारी की बात हो रही है। सर मेरी बात सुन ले पहले। सियासत लेके जाए, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, इतने बड़े मामलात सियासत जो है, सियासत और चीज है। मेरी गुजारिश सुन ले जरा, मुझे 2 मिनट काइंडली दे दे। ताहिर साहब आपकी तरफ आते हैं पहले। जी ताहिर साहब, आपको इसमें मौका मिलेगा, पहले जीशान इसका जवाब दे दे। जी जीशान बताइए। इमरान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, ताहिर साहब मैं तो बेसिक बात कर रहा हूं, मैं भी हो सकता है। आप देखें ठीक। अब जिस तरह वज़ीर आज़म ने समरी तैयार की, सामने मीडिया के आ गया जी हम कपास चीनी को लेकर इंडिया के साथ करेंगे। बात ये नहीं है, जब तक कोई काम हो ना चाहे तब तक उसका वावेला नहीं मचाना चाहिए। अगर पहले समरी तैयार हो गई जी हम करेंगे, उसके बाद समरी में कह दिया कि जब तक
बढ़ोतरी नहीं आती हिंदू और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर कशीदगी वगैरह जिनमें भी तब्दीली नहीं आती, हालात बेहतर नहीं होते, हम उनके साथ ये काम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस पे इतना बड़ा इशू उठाने की या इतना ज्यादा वावेला करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब जरूरत जरूर पड़ती अगर ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर लेती है इंडिया के साथ, तब हमें बोलने की बिल्कुल, हम अपनी जगह पे राइट थे, हम उन पे तनकीद भी करते, सारा कुछ करते। एहसन इकबाल का आपने बयान नहीं सुना? पिछले दिनों एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे ट्रेड करने पे तो इन्हें बड़ी मर्चें लगती थी, बड़ा होता था जी, पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कर रही है, इस तरह कर रही है, वो कर रही है। जीशान, मेरे पास टाइम कम है, मैंने ताहिर साहब का भी इसके ऊपर पॉइंट लेना है। ताहिर साहब अब देख ले इमरान खान ने अगर वो समरी तैयार की थी, परमिशन दी थी, तो उन्होंने अब रोक भी दी है। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए, मोदी के लिए खबरें आने के बाद चीज को रोका तो क्या रोका? ठीक है, बिल्कुल इसी सवाल को लेके आना चाहूंगी। ताहिर साहब, जब वजीर आजम ने वजारत तिजारत की समरी खुद देखकर इसे इक्तिसादी राबता कमेटी के सामने पेश करने का कहा, और उसके बाद जब ये काबीना में मामला आया और इसको मौखर कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में किसकी गलती हुई? और जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको इतना उठा दिया एक ही दिन में और इसको मस्बत भी लिया, पॉजिटिव करार दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं तिजारती, तो आपको लगता है कि जो जीशान कह रहे थे कि पहले इतना वावेला नहीं मचाना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है फिर गलती किसकी हुई? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अग्री करूंगा इमरान भाई की बात के साथ कि सियासत जो है वो और चीज है, हुकूमत और चीज है, खरीदारी और चीज है, ट्रेडिंग और चीज है। ठीक है जी, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो एक और पॉइंट में देखें, गुजारिश ये है कि हमाद अदर साहब ने लाहौर से इलेक्शन जीता है और वैसे जीता है जैसे जीतने का हक होता है। हमाद अदर साहब नए जनाब वो वजीर खजाना बने थे, उन्होंने जज्बात में आके ये 2 ऐलान कर दिए कि आप चीनी और कपास इंडिया से मंगवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब वफाकी काबीना का इजलास हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, शीरी मजारी साहब और भी 3-4 वज़रा थे जो काफी अपना वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फीडबैक रखते हैं, मजबूत है वो। उन्होंने इस चीज की मुखालफत की, उन्होंने कहा जी ये कभी भी नहीं हो सकता, हम इंडिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करते। क्लैरिफाई कर लीजिए, इलेक्शन नहीं जीते, वो सेनेटर बने, सेनेटर बनने के बाद वजारत में। हम्माद अजहर लाहौर से इलेक्शन नहीं जीते थे। ठीक है, तो आपको लगता है कि जब मामला अभी कंफर्म नहीं था, काबीना में अभी गया नहीं था, अप्रूवल हुआ नहीं था, तो फिर इसको आके पब्लिकली बोलना ये मुनासिब नहीं था? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये पहले जज्बात में आके इन्होंने ये 2 ऐलान कर दिए, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में ये जो वफाकी वजीर हैं, जिनमें ये मैंने 3 नाम लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और मोहतरमा शीरी मजारी साहब, इन्होंने मुखालफत की। इनके अलावा भी लोग थे जिन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा जी ये कभी नहीं हो सकता जब तक इंडिया कश्मीर पे जुल्म और सितम बंद नहीं करेगा। जो कश्मीर का उन्होंने हाल किया हुआ है उसको वो चेंज नहीं करेगा, उस वक्त तक इंडिया से तिजारत बिल्कुल नहीं हो सकती, हम इंडिया से कुछ भी नहीं मंगवाएंगे। उसके बाद जो है आपको पॉइंट आ गया। बहरहाल एक जग हसाई वाली सूरत हाल तो पैदा हो गई जब पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठा दिया कि पाकिस्तान और भारत में तिजारती मामला बहाल होने जा रहे हैं। उसके बाद फैसले को मौका दिया। ठीक है ठीक हो, मध्यम शनासी बिल्कुल नहीं आती इनको। ठीक है ताहिर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बंदे ने क्या बात करनी है, किस बंदे ने कौन सा बयान दागना है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इमरान सोहेल आज हमारे साथ मौजूद थे, जीशान अली एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, ताई महमूद साहब टेलीफोन लाइन के जरिए में ज्वाइन किया हुआ था और अफजल बेग साहब इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।